इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन पाकिस्तान में यौम नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। लाहौर की सड़कों पे आपे से बाहर गार्ड्स गिरफ्तार, लेकिन सवाल अब भी बरकरार। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुलेआम गोली किसकी शय पे चलाई? गाड़ी में गार्ड्स लेकर चलने के प्रोटोकॉल्स हैं क्या? डाला कल्चर पर तफसीली गुफ्तगू आज प्रोग्राम का हिस्सा होगी। नेशनल T20 में खिलाड़ियों के मुआवजे में कटौती का फैसला, चेयरमैन पीसीबी की मदाखलत के बाद वापस, लेकिन फैसले के पीछे वजह क्या थी? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीसीबी माली मुश्किलात का शिकार है? और गूगल वॉलेट पाकिस्तान में आ गया, हर सू चर्चे हैं, लेकिन सर्विस से कैसे फायदा उठाएं? जदीद दौर की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक तफसीली आगाह करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमजान स्पेशल और मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया संदस। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज एक बड़ी खबर से, और वो ये कि खजाना मिला है। खजाना मिला है? हाँ, खजाना मिला है। कौन सा खजाना, कहाँ मिला? बहिरा अरब की गहराइयों से खजाना मिला है, और ऐसा खजाना मिला है जो किस्मत बदल देगा। अरे वाह भाई, ये कौन सा खजाना है आखिर? अब आपको पता चला कि ये खजाना क्या मिला है। अब आपको पता चला कि कौन सा खजाना था। ये कौन सी आप व्हाट्सएप भी करी थी मुझे, देखे कराची में खजाना मिला। ये है वो वाला खजाना था। ये है वो खजाना। जबरदस्त नाइस गिमिक्स भाई, पीसीबी नाइस गिमिक्स, क्योंकि हमारे पास पीएसएल के अलावा रही क्या जाता है। लेकिन खैर रोनुमाई हो गई है, बहिरा अरब में इसके मुनफरिद अंदाज में की गई। बड़ा ही जबरदस्त ये स्टेप उठाया गया है। बाय द वे पीएसएल को 10 साल भी हो जाएंगे अब, और ये भी कहा जा रहा है कि नाउ मजीद 2 टीम जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा। मुझे पहले ये जानना है कि ट्रॉफी कैसे बनी हुई है? सोने की है, चांदी की है, हीरे मोती क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? ये बताएं सबसे पहले तो, कि इतनी टेम्पटिंग लग रही है। मैंने नहीं बनाई है ये, इसलिए तो मुझे होगा ना कुछ, कौन से पेचीदा पत्थरों हमें बताया गया है ना कि वो मशीनी तरीके से पेचीदा पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाई गई है। 10 किलो वजनी ट्रॉफी को 22,000 से जायद ज़रकोन पत्थर जो है वो चढ़े गए। वाओ, अच्छा, इसका जो नाम है ना वो ल्यूमिनेयर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भाई जगमगाता हुआ रोशन टॉर्च, यानी कि मतलब है रोशनी। सो आई होप कि दिस ल्यूमिनेयर या फिर दिस पीएसएल कैन ब्रिंग बैक द क्रिकेट एलिमिनेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि जो कुछ इससे पहले हुआ है लोगों का क्रिकेट से थोड़ा सा दिल भारी हुआ है। खैर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है उस पर भी हम बात करेंगे आज। चलिए मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज है 15 मार्च और आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर भी मनाया जाता है। आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पैगाम में ये कहा है कि मुसलमान दुनिया भर में माह रमज़ान में भी खौफ और इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। आलमी बरादरी को इस्लाम के खिलाफ तासुब की लानत को ख़त्म करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस मौके पर पैगाम में कहा है कि इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो शिद्दत आई है, हमने देखा कि उसके ख़िलाफ़ आज जद्दोजहद का आलमी दिन है। आपकी नज़र में जब से पोस्ट 9/11 जितने भी वाक़यात हुए हैं, पोस्ट 9/11 टू द गज़ा सीज, कौन कौन से वो इक़दामात हैं कि जो उठाए गए इस्लामी दुनिया की तरफ से, कौन कौन से इक़दामात मज़ीद उठाने की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया को? देखिए, जब से ये 9/11 हुआ है, बल्कि उससे पहले कुछ लोग तो इसकी तारीख जब वो सलीबी जंगें हुई थी, क्रूसेड हुए थे, जब से कर रहे हैं, जो कि कई हजार साल पहले की बात है। तो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के मुतालिक खौफ फैलाना, इस्लाम को बुरा दिखाना, ये एक रुझान है जो कि हमेशा मुख्तलिफ गैर इस्लामी ममालिक में पाया जाता है। तो उसके मुतालिक अब हमारे यहाँ अवेयरनेस या आगाही इसकी बहुत बढ़ चुकी, और अब जब 9/11 हुआ तो उस वक्त ये तय हुआ कि ये इस्लाम के मुतालिक जो बातें फैलाई जाती हैं वो गलत हैं और उसको काउंटर करना चाहिए। तो उसमें बहुत से स्टेप्स लेने के प्लान्स भी बने और डिसीशंस भी हुए,
OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की करारदादें पास हुई और पाकिस्तान ने भी अपने आला सतह पे इस चीज को रेज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके बारे में पाकिस्तान ने एतराज किया कि ये इस्लामोफोबिया बिल्कुल गलत सोच है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामोफोबिया के मुतालिक अब काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो लोग इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं और फैलाते हैं वो अभी भी बड़े एक्टिव हैं और उसको हमें काउंटर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आज के दिन के अहम मौके पे आप हमसे गुफ्तगू। तो दुनिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्यों ये तमाम तर मामलात होते हैं और क्यों एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को बतदरीज जो है वो टारगेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आजकल लाहौर में आपको पता है एक वाक़या जो है काफ़ी घटना है कि लाहौर में रोड रेज के वाक़े की जो वीडियो है वो पिछले 2 दिन से वायरल हो रही है, जिसमें एक अंडरपास की फास्ट लेन में 2 गाड़ियों और 2 SUVs गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नज़दीक खड़ी सफ़ेद गाड़ी के ड्राइवर पर हमला आवर हैं। इस वाक़े के बाद अब सेफ सिटी कैमरास और भी जो दस्तियाब CCTV जो फुटेजेस हैं उनकी मदद से चारों जो गाड़ियां हैं वाकई में मुलव्वस गार्ड्स और जिस शख्स ने सिक्योरिटी हायर की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, कानूनी चाराजोई भी जारी है, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है, एक आम आदमी का जो अपनी गाड़ी सड़क पर लेकर आता है, ये तो अच्छी बात है कि ये वीडियो बन गई, पता नहीं कितने इस तरह के वाक़यात हों जिनकी वीडियोस ना बनी हों, और ये जो डाला VVIP कल्चर है ये ऐसा आम आदमी को ट्रीट करता है जैसे वो आम आदमी नहीं है, वो कोई कीड़ा मकोड़ा है। दरख्वास्त 10 बदस इतनी है उन तमाम लोगों से कि जो सिक्योरिटी इतनी लेके चलते हैं, अगर आपको इतना डर लगता है अपने घरों में बैठिए। वो लोग जो रिस्क हलाल के लिए बाहर निकले हैं उनको जो है इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें। हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मुतासर से ज़्यादा बहादुर शख्स कहूँगा कि जिनके साथ ये वाक़या आया और इसके बाद वो भिड़ पड़े इस कल्चर से। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में फैसल कामरान DIG लाहौर पुलिस भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताइए कि आपको कुछ ज़ख्म वगैरह तो नहीं आए थे आपको जो उन्होंने मारने की कोशिश की? आप ठीक हैं, बखैरियत हैं, सेहत से हैं? जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब उसने मेरे सर पर मारने की कोशिश की है गन, तो उस टाइम जो है ना मैंने कंधा आगे कर दिया, सर साइड पे कर लिया और कंधे पे हल्की सी चोट आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े नुकसान से बचत हो गई है मेरी ना। अच्छा इमरान, अब आपने ये वाक़या बताया भी है, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बताइए ये हुआ क्या है, क्योंकि अब हमने तो उस वक्त से वीडियो देखी है जिस वक्त वो आप और उनमें झगड़ा हो रहा है और आप निकल के कह रहे हैं कि आओ मुझ पे मारो फायर। हुआ क्या था? क्या इससे पहले अंडरपास से पहले कोई गाड़ी टच हो गई थी या आप आगे थे, वो ओवरटेक करना चाह रहे थे? हुआ क्या है? जी सर, कोई भी ऐसी बात नहीं है और ये प्रोटोकॉल वाले जो लोग होते हैं इनकी वैसे भी स्पीड ज़्यादा होती है और ये फर्स्ट लाइन में चलते हैं। तो मैं तो थर्ड लाइन में जा रहा था, इस तरह से कोई भी मामला नहीं हुए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनकी वैसे भी थोड़ी सी ना वो स्पीड सही होती है, जो प्रोटोकॉल वाले बंदे होते हैं, जो कोई VIPs होते हैं, तो इस तरह के मामला नहीं थे। मैं तो अपनी लाइन में जा रहा था, तो गार्ड ने गलती की है और वो गलती मान भी रहा है, कर भी रहा है। अच्छा, वैसे इमरान, पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें कहा गया है कि आपकी गाड़ी जो है वो कॉन्वॉय के दरमियान में आने की कोशिश कर रही थी, इससे कबल आपकी गाड़ी जो गार्ड्स हैं उससे भी तर्क कलामी भी हुई है, तो क्या पुलिस का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने क्यों आना है, मेरी कोई ज़ाती रंजिश तो है नहीं, या वो पर्सनल तो मुझे जानते नहीं या मैं उनको जानता नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और क्या ऐसा हुआ था इमरान के, क्योंकि होता है ना अक्सर गाड़ियां चल रही होती हैं तो पता थोड़ी होता है कि कौन क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, गाड़ियां चल रही होती हैं, क्या आपकी गाड़ी वाकई इस प्रोटोकॉल के बीच में आ गई थी? और अगर आ भी गई थी तो फिर क्या फर्क पड़ता है भाई? बिल्कुल सर, वैसे तो आई नहीं, मैं अपनी लाइन में जा रहा था। अगर आ भी गई तो फायर तो नहीं ना मार सकती, मेरी गाड़ी पे फायरिंग तो नहीं कर सकता ना वो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इमरान, आपकी गाड़ी को फायर एक लगा है, नुकसान आपका कितना हुआ है? क्योंकि बोनट पे तो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा होल हो गया। बिल्कुल, वो जैसे फायर उसने किया है तो वो बोनट से होता हुआ ना वो रेडिएटर को लग गया, तो वो रेडिएटर भी फट गया था। फिर मैंने उनको पकड़ना भी था और फिर वैसे ही मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की ना,
अच्छा, वैसे इमरान, आप पुलिस का ताउन कैसा देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में मामला जो है ना वो रफा दफा होता है और दूसरे फरीक की जानिब से दबाव डाला जाता है। आपसे अब तक दूसरे फरीक की जानिब से कोई राब्ते की कोशिश की गई है? मुझे 1-2 कॉल्स आई हैं बकाया। पुलिस अच्छा। की तरफ से तो बहुत अच्छा कोऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, कोई दबाव वगैरह तो नहीं है ना आप पे? नहीं सर, अभी तो नहीं है और अल्लाह करे ना ही हो। मैं इसको जो है ना, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक शहरी। बिल्कुल ठीक है। इमरान, आप सिर्फ एक अकेले आपने ये बात नहीं की है, बल्कि आप उन तमाम तर लोगों की आवाज़ बने जो इसका कल्चर का हिस्सा बनते आए, शिकार बनते आए ना। मुझे बताइएगा कि ये तमाम तर वाक़े में आपको जितना भी ज़दोकोब किया गया, मारा पीटा गया, क्या वो शख्स गिरफ्तार हुआ है कि जिसने आपको मारा पीटा है? जी बिल्कुल, जिसने फायर किया है वो बंदा पकड़ा गया है और 2 बंदे और साथ पकड़े गए हैं और 3 लोग हैं जो अभी भागे हुए हैं, पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए इमरान कि ये तो मैं जो अंडरपास देख रहा हूँ, इस अंडरपास से लेके कहाँ तक आपने इनका पीछा किया, चेस किया, और फिर वो क्या वाकया हुआ था कि ये गाड़ी छोड़ के भाग गए थे, असला वसला छोड़ के भाग गए थे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने इनके पीछे गाड़ी भगाई है तो कुछ लोग थे जो देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि जो पुल के ऊपर से जो वीडियो बंदा बना रहा था उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर वो वीडियो ना होती तो मेरा ख्याल है कि मेरे ऊपर ही कोई एलिगेशन लगा देते, तो वो बड़ी बात है। और जब आगे जाके पकड़ा है तो और भी लोग थे, बाइक वाले थे, गाड़ियों वाले थे। जब इसको साइड पर लगाया है तो उन्होंने जनाब फिर का डाला भी उधर ही छोड़ गए और अपनी गन जो थी वो भी उसी के अंदर वैसे छोड़ के भाग। ठीक है इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे अब फैसल कामरान मौजूद है हमारे साथ। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, और आप हमेशा हमारे शो को वक्त देते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फैसल साहब। और इस चीज़ का भी कि पुलिस वक्त पे हरकत में आई और उन्होंने उन चारों को गिरफ्तार भी कर लिया है, दैट इज़ कमेंडेबल। फैसल साहब, ये जो वाक़या हुआ, ये कौन थे ये लोग, और अगर जो भी था क्या उसको ये हक पहुंचता है कि वो इस तरीके से खौफ व हरास फैलाते हुए स्ट्रेट फायर करे अमंग पब्लिक, ऑन द पब्लिक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनट्रेंड और बगैर किसी प्रॉपर प्रोफाइलिंग या ट्रेनिंग या वेपन हैंडलिंग और बहुत सारे प्रोसेसेस को बाईपास करते हुए एक सिक्योरिटी कंपनी के अनएक्सपीरियंस किस्म के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी के ऊपर जिनको लगाया गया था, एंड दे वर नॉट केपेबल इनफ। इस बात से अंदाजा कर लें कि उनके साथ गाड़ी में फौरन मेहमान बैठे हुए थे और उनके सामने ये तमाशा लगा। ये फायर किसी को भी लग सकता था। वहाँ वेपन का यूज जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है। इवन पुलिस के लिए पुलिस रूल्स में प्रॉपर चीजें बताई गई हैं कि किस केस में कहाँ तक यूज ऑफ फोर्स हो सकता है। तो कोई भी रैंडम बंदा जिसको आप असला पकड़ा दें और वो सिक्योरिटी कंपनी एक लाइसेंस लेके उनको ड्यूटी पे भेज दे, तो वहां पे इस तरह की खराबी ये हो गई। ये था एक रोड रेज। इसमें कोई, मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि इसको हम 2 चीजों को कॉम्प्लिकेट और मिक्स कर रहे हैं। यस, डाला कल्चर के कुछ रेमिनेंट्स आपको लाहौर में और मुल्क के दीगर हिस्सों में शायद अभी भी नजर आते हो, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे इसको ये समझने की जरूरत है, रोड रेज का एक वाकया था जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की ना एली या बगैर ट्रेनिंग के उसके लगे होने की वजह से अफ्तारी से 1 घंटा पहले 2 लोगों की एक लड़ाई होती है जो बढ़ के इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसका एक ये एंगल भी जरूर सामने रखें। हाँ, कानून उसने तोड़ा, किसी भी शहरी के, कोई भी आम आदमी, इवन अगर ये मोटरकेड या ये प्रोटोकॉल सारा किसी सरकारी शख्सियत का होता और ये लॉ एनफोर्समेंट के लोग होते, ये तब भी नहीं बनता था। तो अगर कोई प्राइवेट आदमी ऐसे कर रहा है या इवन कानून नाफिज करने वाले इदारों में से भी ऐसी एक्सेस हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंसिडेंट हुआ है उससे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए इस चीज का रोकने की जरूरत है। इस चीज के ऊपर पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, जो कि स्टार्ट भी हो गई है और उसमें बहुत सारा काम चल रहा है, मजीद भी करेंगे। होम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं इसमें। जी अच्छा, फैसल साहब, उन्होंने जो मुतासरा शख्स हैं, बहादुर शख्स, उन्होंने बताया कि पुलिस ने काफ़ी उनके साथ ताउन किया है, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, लेकिन कुछ लोग अभी स्टिल मिसिंग हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वो कब तक कानून की गिरफ्त में होंगे? देखिए, 6 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे थे जो इस प्रोटोकॉल के लिए या इस सिक्योरिटी वाली मूवमेंट के लिए हायर्ड थे। 6 लोग थे।
उसमें से जो एक शख्स जो गाड़ी पे फायर कर रहा है, जो लड़ रहा है, वो है आबिद और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसकी गाड़ी में जो उसके साथ 2 और सिक्योरिटी गार्ड थे वो पुलिस की कस्टडी में है। ठीक है, अब हमारे पास फिर जिसने ये हायर करवाया सारा, जिसके नाम पे ये इशू हुआ था, वो हमने बुला लिया, तो उनके वेपन्स हमने ले लिए, सिक्योरिटी कंपनी वालों के खिलाफ लिख दिया, ये सारे काम हो गए। अब जो बाकी जो उनसे 2 बंदे हैं, वो भी उम्मीद है मुझे कि आज या कल के अंदर अंदर हम उनको भी राउंड अप कर लेंगे। प्रोबेबली वो गरीब सिक्योरिटी गार्ड हैं, डर के भागे हुए हैं, वो उनको इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगे, फोन शोन बंद करके वो अपने गाँव देहात चले गए होंगे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये उनको ले आएंगे। प्लस उनका इस वक्त तक की जो चीजें क्लैरिटी आई उसके अंदर उनका मौके पे मौजूदगी है, उनकी कोई ऐसी वीडियो में या अदरवाइज उनकी तरफ से ऐसा कोई असॉल्ट या ऐसी हरकत देखने में नहीं आई। लेकिन स्टिल उनको दिल हैव टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उनका क्या फेट है। फैसल साहब, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि ये बात भी, इसका एक एंगल ज़रूर है कि जो सिक्योरिटी गार्ड डाले के पीछे वाले पोर्शन में बैठे होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो भी गरीब हैं, दे डू वट दे आर आस्क्ड टू डू। तो फैसल साहब, ये जो एक कल्चर है, मेरा लाहौर का ज़ाती तजर्बा नहीं है, जो मेरा कराची का तजर्बा है वो बड़ा ही भयानक है। इस तरह की 3-4 गाड़ियाँ आती हैं और क्योंकि उन्हें फास्ट ट्रैक में जाना होता है, वो हटो बचो की एक सदा होती है और वो हाथ के इशारे से लोगों को, कराची में भी हो चुका है इशारा फैसल पे कि इसी तरह एक शख्स को ज़दोकोब उन्होंने किया। कानून क्या कहता है फैसल साहब कि इनकी मूवमेंट जो होती है, और अगर इन्हें इतना डर लगता है, व्हाई डोंट दे सिट इन होम्स, क्यों लोगों पे आके इस तरह से धौंस और धमकी जमाना की कोशिश करते हैं? इस कल्चर के हवाले से कानून में क्या लिखा हुआ है? सर, इसमें ना 2 चीजों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक तो ये है कि देयर आर जेन्युइन पीपल हु फेस सम काइंड ऑफ थ्रेट, या जिनका हकीकतन कोई ऐसे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, जिनको कोई ऑथराइजेशन भी होगी या जिनकी हकीकतन कोई रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा केस वो होता है कि जो आपने इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, किराए पे डाले लैंड क्रूजर्स और गाड़ियां और साथ गार्ड्स के जी इतने घंटों के लिए आपको ये गाड़ियां इतने लाख रुपए पे आपको मिल सकती हैं। जाएं, जो आपने अपना एक पॉम्प एंड शो का या जो आपने अपना एक आर्टिफिशियल किस्म का अपना ये दिखाना है, डाला कल्चर और अपना रोब दबदबा, वो आप इस किराए की गाड़ियों से करा लेंगे। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। अनफॉर्चुनेटली इस चीज को ग्लैमराइज बहुत किया जा चुका है एंड पीपल फील के जी इस तरह करने से शायद उनकी को माशरे में बहुत हैसियत ज्यादा नजर आती है, नुमाया नजर आती है, जबकि अवाम में, आम लोगों में हम सब इसको डिस्करेज भी करते हैं, बुरा भी समझते हैं। तो ये 2 चीजें, एक वो लोग जिनको जेन्युइनली कोई मसाइल है या जिनके लिए रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे हमारे पास चाइनीज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फॉरेन गेस्ट को होस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन कोई लोग जो दिखावे के लिए ये कर रहे हैं, वहां पे इसके बारे में बिल्कुल कोई प्रॉपर SOPs ये होने चाहिए कि कौन ये गार्ड्स ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, किसको नहीं मिलने चाहिए। और फैसल साहब, क्योंकि जो मुतासरा शख्स हैं इमरान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप दोनों मौजूद हैं, आपको अगर किसी किस्म के कोई ताउन की ज़रूरत है या कुछ आपको लगता है कि कोई मसले मसाइल आ रहे हैं पुलिस की तरफ से, तो यू हैव द प्लेटफॉर्म, आप DIG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर भी आप हमें बता सकते हैं, सो दैट पुलिस की ये कमेंडेबल कार्रवाई, इसको हम भी ज़रा अप्रिशिएट करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, DIG साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। पहले दिन ही नोटिस ले लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई 2-4 घंटों के बाद ही जो है ना वो बंदे पकड़े गए थे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ उनका, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है इन्होंने, इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, DIG फैसल कामरान साहब और मोहम्मद इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात लगातार ना हो। ये एक वाक़या इसलिए ट्रेस हो गया क्योंकि कोई अननोन शख्स पुल के ऊपर से खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो वीडियो सामने आ गई, इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस सामने आ गए, इसलिए चीज हो गई। लेकिन कराची में शारा फैसल से लेके और बहुत सारी सड़कें ऐसी जहां पे इस तरह के वाकयात हुए हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जहां पे कोई अगर गलती से भी प्रोटोकॉल के बीच में आ जाता है तो उसको फिर ज़दोकोब करके, मार पीट करके अंदर किया जाता है। हर किसी की इज्जत नफ्स है और वो इज्जत नफ्स जो है वो किसी डाले पे पीछे बैठे हुए किसी की धौंस धमकी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस ज़रूरत, इस अमर की
स्थिति अब हो चुकी है कि एक दूसरे के इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि कराची में हुआ था, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा पीटा गया, ये एक बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। आगे बढ़ते हैं जी, चैंपियंस ट्रॉफी की बात चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से पीसीबी माली बहरान की खबरें जो हैं वो जेर गर्दिश थी और अब नेशनल T20 खिलाड़ियों के मुआवजे की कटौती के फैसले से ने इन खबरों को मजीद तक़वियत जो है वो दे दी है। ऐसा क्यों हो रहा है भला? भाई, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अब मदाखलत कर ली है और जो मामला सोनिया ये था कि नेशनल T20 जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें कल डेरा मुराद जमाली का मैच भी था, पहला मैच जो था वो कराची का था और सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। मसला ये था कि इनकी जो मैच फीस दे रहे थे, अगर ये मैं आपको बता दूं तो इस वक्त लोग अपना रोना पीटना शुरू कर देंगे। कटौती के बाद भी जितने मिल रहे हैं वो भी हम ये प्लेयर्स बेचारे इतना नहीं डिजर्व करते हैं, बट स्टिल हुआ ये कि उनकी कटौती हो गई। जो बेंच पे बैठा था उसे गालबन कोई 5,000 रुपए मिल रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब वो खैर कटौती वापस हो गई। कटौती वापस होने के बाद भी ये कटौती का फैसला लिया ही क्यों भाई गया था? यही बात करने के लिए तो हमने अपने जो मेहमान हैं उनको मदऊ किया है। अब क्या सदाकत है और ये क्यों किया गया है, हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, एक हमारा वो पैटर्न बना हुआ है ना गुड मॉर्निंग का, तो वो जहन में आता है, वो मैं लेकिन बचा लिया। सर ये हैदर भाई ज़रा ये बताएं कि चले कटौती या ना कटौती, ये जो मिल रही थी मैच फीस, ये कितनी मिल रही थी, और अगर हम इसका खुदा ना खास्ता कंपैरिजन करने चले जाएं पड़ोसी मुल्क से, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, अभी इस फैसले से पहले जो है 65,000 रुपए मिलते थे प्लेयर्स को, उसको कम करके अचानक जो है 20,000 कर दिया उन्होंने। 20,000 करने से आप देखें कितना फर्क आ गया। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन साहब ने इसका नोटिस लिया और चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, इसको आप बढ़ाएं, उसको सेम रखें जैसे पहले था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी उनको सिर्फ 30,000 रुपए का जो उन्होंने चार्टर साइन किया उसमें 30,000 लिखे हैं, 65,000 नहीं किए हैं। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में डोमेस्टिक खेलने वालों को वहाँ पे 75,000 रुपीज मिलते हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई करें पाकिस्तान के करेंसी के हिसाब से तो वो तो 1.5-2 लाख रुपए जाके बन जाते हैं। तो हमारा और उनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क है, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल इतना खराब हो गया है कि आप सिर्फ पैसे दे के आप समझते हैं कि आपने सब कुछ ले लिया, फैसिलिटीज कुछ नहीं मिलती हैं। बैट्समैन जो प्लेयर्स हैं उनको सब कुछ खुद करना पड़ता है, आना जाना खुद पड़ता है, उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ग्राउंड में कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। उनके साथ जो ड्रेसिंग रूम्स है उनका हाल इतना खराब होता है। इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं तो अच्छे होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में इतना खराब होता है कि उसमें बैठ नहीं सकते आप अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं चेयरमैन साहब के नोटिस में शायद नहीं थी या उनके नोटिस में नहीं लाई जाती हैं, लेकिन जो नीचे स्टाफ है वो इस वक्त खुद तो 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख तनख्वाहें ले रहा है, और प्लेयर्स जिनकी वजह से बोर्ड चल रहा है उनको 20-25 हजार पर टरखाया जा रहा है। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और फ्यूचर में इसके बहुत खराब नतीजे निकलेंगे। लेकिन इसकी फिर वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो गिमिक थी हमारी, और जितना हमने लगा दिया था ग्राउंड पे, जितना उनमें लगा दिया था, और उतना हमें रिटर्न नहीं मिला, हम लॉस में चले गए। आई मीन इसका उज़ुर ये ठीक है क्या है? नहीं, इसका ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब ये रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है तो उस वक्त चेयरमैन साहब ने खुद कहा था कि इसका बजट पहले से हमारे पास एलोकेट है, यानी हम इसको एलोकेट कर चुके हैं, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे और कहाँ से हम इसको पूरा करेंगे। तो अब जब सब चीजें तय हो चुकी थी उसके बाद फिर ये चीजें, ये इसको एक रास्ता बनाया जा रहा है, एक इसको ढाल बनाया जा रहा है जिसके जरिए इन पैसे कम करने का जवाब पैदा किया जा सके। असल बात ये है कि स्टाफ जो है उसकी सैलरीज बहुत बढ़ गई हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी सैलरियां बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, और ये बात जो है वो काबिल अफसोस है कि जहां एक जानिब हम देख रहे हैं, और बड़ा इस पे लेते हुई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही जो मेंटोरशिप थी, सिर्फ उसको अगर ले लें तो एक मेंटोर को 50-50 लाख रुपया मिल रहा था, और वो न जाने कब से मिल रहा था। 50 लाख और जी हाँ, 50-50 लाख रुपए मिल रहा था। और वो उसका एक और पहलू ये भी है कि जब यानी कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उनको मेंटरशिप से अगर हटा भी देंगे तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग इन स्टेटिंग दिस। तो ये हमारे मामलात है।
फिर जब हम किसी बड़े इवेंट में जाते हैं और जब किसी बड़े इवेंट में जाके हम दीगर टीम्स को देखते हैं कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है और उस बेंच स्ट्रेंथ के बाद जब हम अपना हाल देखते हैं तो हैदर साहब हमारा ये हाल क्यों ना हो जब हमारा प्लेयर जो है वो खुशहाल नहीं होगा, जब हमारा प्लेयर खुद से आए जाएगा। वहाँ आईपीएल में जो है वो उनके पास बिजनेस क्लास है, वो सफर कराते हैं, मतलब आईपीएल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। इवन आप दूसरी लीग्स भी देख लें तो ऐसे में हम कैसे ये नर्चरिंग और नरिशिंग ग्राउंड बनाएंगे, कैसे बेंच स्ट्रेंथ बनेगी जब हालत ये है? बिल्कुल सही है कि आईपीएल से तो हम कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम आईपीएल को छोड़ देते हैं। आप दुबई में आईएल T20 जो हो रहा था उसको आप देखें तो उससे भी हमारा लेवल नहीं मिल पाता। हालांकि दुबई क्रिकेट की नर्सरी नहीं है, क्रिकेट का घर नहीं है, होम ऑफ क्रिकेट नहीं है, अरब नहीं खेलते हैं, सिर्फ वहाँ पे जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी इंडियंस वो खेलते हैं। उसके बावजूद उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दी। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए। श्रीलंका के ग्राउंड्स मैंने खुद वहाँ पे टूर्स कवर किए हैं, मैंने देखा है कि वहाँ फैसिलिटीज़ यहाँ से ज़्यादा है। अभी आप देखें इस वक्त नेशनल T20 कप चल रहा है, उसको टीवी पे अगर आप देखें, जिस टीवी चैनल को पे दिखाया जा रहा है उसकी क्वालिटी आप देखें तो आपका देखने का दिल नहीं चाहेगा, आप फौरन चैनल चेंज कर देंगे। इतने खराब कैमरे लगा दिए हैं, उसकी कोई कवरेज नहीं है। यानी अगर आप क्रिकेट को अहमियत ही नहीं देंगे, क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो कहाँ से क्रिकेट आगे आपको अच्छे क्रिकेटर्स मिलेंगे? और क्रिकेटर्स को आसूदगी चाहिए, जहनी जो टेंशन होती है वो नहीं होना चाहिए। आपने वादा किया था साल के शुरू में, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स लिए, मैचेस के लिए प्लेयर्स लिए, उनको कहा कि हम आपको 65,000 रुपए महीने आप देंगे। आज आपने उनको एकदम से 20,000 तो इस वक्त यहाँ पे किसी मजदूर को पैसे नहीं मिलते। आप देखें एक मजदूर के इतने, और एक ऐसा प्लेयर जिससे आप कमा रहे हैं, जिससे आपने राइट्स, टीवी राइट्स बेच दिए, जिस टूर्नामेंट किया उसके बाद उनको पैसे 20,000 दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी ज्यादती है ये। मैं समझता हूँ कि पीसीबी के चेयरमैन साहब को इस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। और चेयरमैन साहब की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारा नीचे जो स्टाफ है उसकी हरकतें हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हर आदमी अपने पैसे बचाना चाहता है, दूसरे का हक छीनना चाहता है। बिल्कुल ठीक है सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हमारा रोना था तो हम रोते ही रहते हैं। बिल्कुल, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। सोनिया, कल मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। मेरी भांजी आई, उसने कहा कि मामू ये मेरी गाड़ी है, इसका पहिया निकल गया तो ये गाड़ी नहीं चल रही। मैंने कहा हमारे जहाज़ का पहिया निकल गया, तुम्हें गाड़ी के पहिए की फिक्र है? और वो हमने उतार भी दिया वो। सोचे यार, तो हुआ ये खातिन हज़रात, ये देखें आप, ये टायर है, ये मिल गया था। और ये वो मनाजिर थे कि जब आप देख सकते हैं कि टायर गिर गया था कहीं। कौमी एयरलाइन ने एक और इस तरह का ये सानिया हुआ है, और ये यकीनन सानिया होने से पहले रुक गया। परवाज़ थी कराची से उड़ान, इसने भरी पीआईए की परवाज़ 306, लाहौर पहुंची तो इसका पहिया था ही नहीं। खैर तमाम तर महारत थी पायलट की जिन्होंने किस तरीके से इसको उतारा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी गफलत कैसे हुई है? क्या कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था? इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान साहब। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर वाक़या हुआ क्या, पहिया कैसे गिर गया, पोस्ट जब लैंडिंग चेक हुआ तमाम तर मामला, तो उसमें क्या तहकीकात में अब तक सामने आया है? बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपकी वसातत से सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत में करना चाहता हूँ कि जिस तरह इस बात का तमस्खुर उड़ाया गया, या जिस तरीके से ये बात कहा जाता है कि वन व्हीलिंग करता हुआ जहाज उतर गया, या इस तरह के कुछ चलता फिरता, शायद किसी ने लिखा हुआ, सुबह में देख रहा था सोशल मीडिया पे कि किसी ने दावा कर दिया है कि जी पहिया लगाया ही नहीं गया था। ये सारी बातें कहना ये बहुत गैर संजीदा बातें हैं, और ये किसी तरीके से भी अच्छा नहीं लगता, ना ये मौजू है। समझने की बात यह है कि जहाज या जो भी कमर्शियल एविएशन है, ये दुनिया का सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसी वजह से कहलवाता है। और उसमें सबसे बड़ी जो अहम बात समझने वाली है वो ये है कि जहाज की ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर ऐसी कंटिजेंसीज रखी जाती हैं कि इस तरह का वाकया अगर लेट सपोज हो भी जाए तो जहाज की ऑपरेशनल सेफ्टी में किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आता। जहाज के ऊपर मैं कल भी एक जगह के ऊपर बैठ के मैं वजाहत दे रहा था कि 6 पहिए था, 6 पहिए के अंदर से एक पहिए की असेंबली वेयर ऑफ हो गई एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, और इतनी स्मूथ लैंडिंग हुई कि किसी पैसेंजर को, इवन कप्तान साहब को भी जहाज की लैंडिंग के टाइम के ऊपर ये बिल्कुल भी पता नहीं लग सका। वो इतने अच्छे तरीके से ये पूरी चीज मैनेज हुई।
कहने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह है आपने खुद इसको बयान किया है, इसकी तहकीकात ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो आप उसको बहुत मुख्तलिफ एंगल से और एस्पेक्ट से देखते हैं जी कि ये चीज़ सर, दोबारा कतई कभी ना कलामी हो, की या अगर सर पहले हुआ कतई तो किस कलामी वजह की से हुआ। माजरत चाहूँगी। एक सवाल अचानक से आपकी बातें कर आप जब बात कर रहे थे मेरे जहन में आया कि अगर चलें ठीक है हो जाता है, लेकिन जब प्लेन स्टार्ट होता है चलता है तो पहले प्लेन के इंजीनियर्स आके उसको चेक एंड बैलेंस चेक करते ही है ना कि टायर्स ठीक हैं, पेट्रोल पूरा है कि नहीं, अंदर सिस्टम चल रहा है कि नहीं। तो क्या वो जो चेक करने वाले थे उनकी तरफ से क्या कोताही हुई थी कि वो टायर चेक करना भूल गए थे? क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इस पर तो उनको शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए फिर, कि वो इतना बड़ा हादसा हो सकता था। नहीं, देखें ये सारी बातें जिस तरह मैंने आपको कही एग्जैक्टली उसी तरह ही हैं कि आप ये पहले से प्रिज्यूम आपने कर लिया है कि ये मिस्टेक है कि पहिया शायद लगाया ही नहीं था। देखें जहाज के चेक्स हुए, वॉक अराउंड हुआ, जहाज उड़ा, जहाज की जो आपने देखा होगा जब आपने ट्रैवल किया होगा कि जब जहाज पुश बैक होता है 2 इंजीनियर साथ चल रहे होते हैं, तमाम एस्पेक्ट को देखते हैं, जहाज की जाने से पहले कप्तान उसका वॉक अराउंड करता है, पहिया भी लगा हुआ था, उसके ऊपर अपनी असेंबली के ऊपर वो कायम भी था। ये मैकेनिकल एक टीयर आया है, एक मैकेनिकल फेयर है जो कि अभी पता लग रहा है। अभी तो इनफैक्ट ये भी नहीं आप कहा जा सकता कि हो सकता है कोई एक एक्सटर्नल वाकया या कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से जहाज के पहिए को नुकसान पहुंचा ड्यूरिंग टैक्सी या टेक ऑफ के टाइम के ऊपर। तो ये जिस तरह है कि तमाम अभी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी इंस्पेक्शन हुई है, अभी तहकीकात हो रही है और रिपोर्ट जब फाइनल होगी तब ये पता लगेगा कि इसके ऊपर मेन वजह क्या था। लेकिन कहने का मकसद ये है, और मैं बार बार की बात बात बताना चाहता हूँ और आप मुझे मौका दें कि देखें इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप इमीडिएटली आप ये बोलें कि जी ये शायद कोई लगाना भूल गया या किसी ने जो देखा नहीं जहाज चलाते हुए कि जहाज का एक पहिया लगा हुआ नहीं लगा हुआ। इतना नॉन सीरियस पाकिस्तान में एविएशन है नहीं, जिस तरह अब्दुल्ला अनफॉर्चुनेटली शायद सोशल बिल्कुल मीडिया के अब्दुल्ला ऊपर चल साहब, रही है। लेकिन आपकी बातों से माजरत के साथ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की है कि क्या क्या बातें की जा रही सोशल मीडिया पे रादर देन दिस कि ये चीज़ हो कैसे गई है। बिकॉज एक ले मैन तो जो आप यू कैन नॉट स्टॉप हिम, यू कैन नॉट स्टॉप अ ले मैन टॉकिंग। ना प्रॉब्लम इज़ कि मुझे ये बताएं कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें, कोई बहुत खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया हो सकता था, ये ऐसा लैप्स है या फिर ये कोई छोटा मोटा लैप्स है जैसे आप कह रहे हैं? देखिए आपकी बात बिल्कुल 100% से मैं खुद मुत्तफिक हूँ कि इसकी सेंसिटिविटी इसलिए ज़्यादा हमें फील हो रही है बिकॉज बहुत सारी बातें इस तरीके की कर दी जाती हैं जिसका एक तमस्खुर बनता है। अभी पाकिस्तान एविएशन पूरी एक बड़ी एक सेंसिटिव टाइम से गुजर रही है, और सेंसिटिव टाइम का गुजरने का मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारी अभी एविएशन दोबारा खुलना शुरू हुई है, और खुलने के बाद अभी जो है आपने अभी अभी अपने ऑडिट्स क्लियर किए हैं, अभी आगे आप एक और कुछ एडिशनल सेक्टर कर रहे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से आपको वापस मिली। उस टाइम के ऊपर, उस ऑन सेट के ऊपर इस तरीके की बातें करना, अभी इंटरेस्टिंगली आज सुबह एक मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी एक इंटरनेशनल किसी जगह के ऊपर, तो उन्होंने वो भी एक किसी तरह की एक एजेंसी है जो कि सेफ्टी के मामलात को देखती है, तो उन्होंने मुझे वीडियोस शेयर की कि पूरी दुनिया में ऐसे वाक़ये हुए हैं। अमेरिका के अंदर भी रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ कि इस तरीके का एक टायर जो है वो जहाज़ के ऊपर से गिरा। कहने का मकसद ये है कि हमें समझना ये चाहिए कि सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान की कमर्शियल एविएशन एक प्रोफेशनल एविएशन एजेंसी। तो जब बार-बार इस तरीके की बात कही जाए कि जी किसी को पहिया लगाना याद नहीं रहा, जी संगीन कोताही होगी इस बात के ऊपर, जी इनको पता ही नहीं लगता एक जहाज़ के ऊपर जहाज़ लैंड कर लेते हैं। वो चीज़ हमें और पाकिस्तान एविएशन दोनों को हर्ट करती है। बात सिर्फ पीआई की रेपुटेशन का नहीं है। बात ओवरऑल पाकिस्तान के एविएशन का इतना नॉन सीरियस एविएशन नहीं है जिस तरीके से शायद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बयान किया जाता है। दूसरी बात ये कि मैंने खुद आपको बात बड़ा क्लियर कट कर दिया है कि इसके ऊपर ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादा इंस्पेक्शन और बड़ी ज़्यादा इसकी चेक्स और इसकी तहकीकात हो रही हैं, और वो रिपोर्ट मेरे तक नहीं है, वो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो कर रहे हैं। वो नेचुरली लेके आएंगे और पता लगेगा कि यार टीयर हुआ था इसके ऊपर, या मैकेनिकल साइड के ऊपर कोई मसला था, या मेंटेनेंस के अंदर कोई चीज़ की कमी कोताही रह गई थी। वो एनी चीज़ वो चीज़ आएगी और सबके राइट सामने आएगी। राइट जी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे ताकि हम जान सके कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और लैब्स कहाँ पे। थैंक यू सो मच फिलहाल आपका बहुत जनाब वाला। फैसल एक्चुअली बैक टू बैक पीआईए के साथ कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है, इसलिए जो है वो ज़्यादा नज़रों में आ गया है। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आपसे किचन में, और आज मेरे साथ फैसल भी होंगे, सारी काट कटाई यही करके देंगे मुझे। लेट्स टेक अ ब्रेक। पहुंचे वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में आप सभी को खुशामदीद। और मेरे साथ खड़े हुए इस वक्त फैसल। आज कोई हेल्प करने के लिए नहीं था तो मैं फैसल को नीचे लेकर आई हूँ अपने साथ काटा कुटी के। लेकिन एक बार फिर आपको वही खुशामदीद। तो किचन सेगमेंट में हमारी एक्सपर्ट सोनिया सुंदस तो हैं ही। तो सोनिया आप क्या बनाने जा रही हैं? आज हम रसमलाई मिल्क केक बनाने वाले हैं। ये दुनिया भर में फेमस है, हर कोई बहुत शौक से खाता है। आपको पता है रमजान में मिलावट कितना जुर्म है, कितना बड़ा?
इसमें कौन सी मिलावट होने वाली है? मलाई और केक आप मिला रही हैं क्या? नहीं, रसमलाई एक अलग होती है, लेकिन ये रसमलाई केक है, ये केक से बनता है ना, इसको जरा बताएंगे अभी हम ऑडियंस को। लेकिन इसमें जो हमारा जो पकवान हम सजाते हैं, इसमें हमारा साथ देते हैं डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओ का जो है वो डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा किसी भी सेहत पर कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। डालडा का रमजान 250 रुपए तक की बचत डालडा दे रहा है। ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत, और डालडा लाया है रमजान में स्पेशल एक, आप ये देख सकते हैं पैकेजिंग जो मैं रोजाना दिखाती हूँ। फैसल, आपने अगर आपको याद हो तो ये वाला जो पाउच होता था ना, ये ऐसे गिर जाता था, लेकिन अब ये देखें क्या जबरदस्त पैकेज लेकर आए हैं। ये देखिए पैकेजिंग देखें। मैं तो जब भी किचन में गया हूं मैंने चीजें गिराई हैं। गलत बंदा ले आई हूं मैं अपने साथ किचन में। आपने ईदी का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। जी जी, तो है ना ज़हन में फिर आपके? हाँ, व्हाई नॉट, हाँ बिल्कुल। नाज़रीन ये दर्ज कर दिया हमने। खैर, यू कैन प्लीज कंटिन्यू विद। जी बिल्कुल। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई मिल्क केक। रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपके पास वहाँ आ जाएगा, लेकिन मैं ज़बानी बता देती हूँ। इसमें इस्तेमाल होंगे ये टी केक, और ये टी केक जो है वो किसी भी बेकरी पे अवेलेबल होता है, आप इसको ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बट ये सादा टी केक होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। साथ में इसमें जाएगी, ये 2 मीडियम साइज हैं, बल्कि मीडियम भी नहीं है, स्मॉल साइज हैं जो मुझे मिले हैं वो ये हैं। फ्रेश है सोनिया? फ्रेश है बिल्कुल, ये फ्रेश है। कैसे चेक किया आपने? रोज़ ये देखिए, नहीं ये देखिए, ये सॉफ्टनेस से पता चल जाता है। कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं ये फ्रेश है बिल्कुल, बने हुए, ये ऐसे सॉफ्ट नहीं, बिल्कुल मैं चिड़ी रोजा नहीं है मेरा। उसके साथ साथ इसमें जाएगी क्रीम। 3 पैकेट क्रीम के मैंने एक साथ जमा कर लिए हैं, जबकि 2 अलग इस्तेमाल होंगे। एक जो है वो टॉप पे जाएगा, साथ में 1 कप है पूरा कंडेंस मिल्क का, 2 से 3 कप ये देखिए जनाब दूध है। उसके बाद नट्स है मेरे पास, ये नट्स जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली बात है, जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं नट्स इस्तेमाल कीजिए। और फिर मेन इंग्रेडिएंट एक है इलायची का पाउडर, ये पूरा मैंने पाउडर करके रख लिया है। अच्छा, और उसके साथ साथ हम बनाएंगे आज सोब्रूसो का स्पाइसी चिकन डोनट। वो कहाँ चला गया? ये देखिए, ये कहीं कैसे जा सकता है? ये देखें जरा, बेचारा यहीं रहेगा। और इनकी सोब्रूसो जो है वो कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इनके पैकेजेस होते हैं ना, इनके जो डब्बे होते हैं, उसके पीछे इनकी एक्सपायरी डेट, इनके इंग्रेडिएंट्स और एक एक चीज़ के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कहाँ है, कितना देर आपको पकाना है, कितना फ्रीज़र में कितने टेम्परेचर पे रखना है, सब कुछ रखा होता है। साथ साथ हम ये भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो डिश है झटपट बन जाती है, इसको आप इफ्तार से 2 से 3 घंटे पहले बना के ना फ्रीज़ कर दीजिए या फ्रिज में रख दीजिए अच्छे से टेम्परेचर पे, तो ये बड़ा ही मज़ेदार। नहीं रहने दीजिए, तो काम ना कीजिए आप, मैं यही काम कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा कोई भी काम अगर आप मुझसे करवाना चाह रही हैं तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि अपने रिस्क पे बनाइएगा, जो भी कीजिएगा। ओहो, अच्छा, साफ सुथरा अच्छा लगता है, साफ सुथरा। अच्छा, आपको एक ज़बरदस्त चीज़, आपको घर में बाइक है कि नहीं? चाहिए बाइक आपको? ले जाऊंगा मैं ये वाली नहीं, ऐसे नहीं मिल सकती। ये गुलबहार की जो है ना ये बाइक है, मरहबा गुलबहार जो शरबत है हमारे साथ ये रखा हुआ है, ये जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, ये उनकी तरफ से बाइक है। लेकिन ये बाइक ऐसे हासिल हो सकती है कि आपको बनानी है एक वीडियो रेसिपी। अच्छा। ऐसा नहीं है, अच्छी सी रेसिपी बनाइए। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर एक शेफ छुपा हुआ है, एक वीडियो रेसिपी आप हमारे साथ शेयर कीजिए बनाकर। हम डिसाइड करेंगे इसको देख के कि अगर हमें अप टू द मार्क लगी तो ये बाइक आपके घर खड़ी हो सकती है, या दूसरे नंबर पे वो रेसिपी आई तो ये LED आपके घर जा सकता है। और ये दोनों चीजें भी जा सकती हैं। बॉयल अंडे की रेसिपी दे सकता हूँ मैं? अंडा उबालने से बेहतर है पानी उबालने की रेसिपी दे दीजिए आप। वही उतना ही आता है, बॉयल अंडे ही आता है। बॉयल अंडा बॉयल करना भी किसी किसी के बस की बात होती है। हाँ, सख्त और वो कच्चा रह जाए फिर। ये तो बहुत एक्सपर्टीज की है खातून हज़रात। अंडा बॉयल करने की रेसिपी तो आपको कभी और बताएंगे, फिलहाल जो इस वक्त ये देखिए दूध को हमने डाल दिया, 2 से 3 कप के करीब ये दूध है, मैंने दूध इसमें पूरा डाल दिया है। लेकिन इसको उबालना नहीं है, इसको हल्का सा ही गर्म करना है। नहीं देखिए, नॉर्मल आंच है, ये देखिए नॉर्मल आंच के ऊपर इसको रखिए, ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि इसे बॉयल नहीं करना मुझे इस वक्त। अच्छा, जो केक है ये मेरी सर्विंग डिश है, ये देख लीजिए आप। इस तरह की ही कोई डिश लीजिएगा, फैली हुई सी होनी चाहिए, चाहे वो स्क्वायर हो, राउंड हो, ओवल हो। जैसे मेरी ये ओवल शेप्ड है, स्क्वायर कोई सी भी, लेकिन थोड़ी फैली हुई होनी चाहिए। अच्छा, जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम इसके काट लेते हैं स्लाइस ऐसे। ये देखिए, ये बहुत मुनसिफाना काट रही हैं आप। जी, ऐसे ही काटना है। जी जी, दूसरा आप नहीं काटना है, दूसरा काम करूंगी। मैं आपको लेकर क्यों आई हूँ यहाँ पे, इसीलिए तो लेके आई हूँ। आज मुझे पता चला कोई है नहीं, मैंने कहा चले फैसल को लेके चलते हैं। कोई है नहीं इसलिए? वाह 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 यार, ये हमें पता आपको काटना आता है। अभी काटा ही खाए मैंने। ये नाजरीन, अब मैं केक काट रहा हूँ। केक हैप्पी बर्थडे वैसे जब भी करते हैं ना हमारे घर में केक, वो ऐसे ही पीछे तालियां बजा रहे होते हैं। कैमरामैन जल्दी जल्दी फोकस करो।
ये देखें आप, पतले नाज़रीन, पतले काटने, एक चौड़े काटा है चौड़े नहीं इन्होंने। काटने। अब ये देखें, पतले काटने, पतले, हाँ पतले मैं पतले पतला काटने काट पूरे। दूंगा यार। जी, ये देखें आप, ये नहीं। आपको क्या पता यहाँ के कराची के लड़के जो है वो खुद अपना जानवर दबा कर रहे होते हैं। हाँ ये तो है। ये देखें खैर, आप, वैसे अब आप फैसल ऐसा से काटा है किसी ने? बकरा ईद की भी जो है ना ये देखें बुकिंग आप, करवा सकते नाज़रीन, हैं। और ये एक बार फिर दिखाएं। मैं वाह इसको वाह जरा- भाई दिखा ये दे, देखें, ये- अगले 100 साल तक मुझे ये सुनना देखें आप, पड़ेगा ये कि देखें, क्या ये जबरदस्त देखें केक आप, काटा था। देखें आप, और मैंने इसको ये कितना देखिए, जबरदस्त ये वो भी कर देखें भाई जबरदस्त मैंने फैसल। ज्यादा अच्छा काटा है। बिल्कुल नाज़रीन, मैंने ये ज्यादा अच्छा मोटरसाइकिल काटा है आपकी या हुई। सोनिया ने ज्यादा अच्छा काटा है, इसका आप मोटरसाइकिल जवाब दें फैसल के घर तो जा आपको रही कुछ है ना अब। कुछ तो मिल ही जाएगा। और देखिए कितना खूबसूरती से ये देखें, ये मोटा रह गया फैसल, इसको आपने छीन लिया ना मुझसे, इसको कब कर- आपने मुझसे छीन ही लिया, आपने मुझे हाथ काटने ना नहीं दिया। ऐसे आधा आधा काट दूं, ऐसे 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 काटूं, स्लाइस करूं। इसीलिए ना मर्दों को मना करते हैं कि वो किचन में ना आए, खवातीन इसीलिए जज हो जाती ये हैं। वाला आखिरी वाला पीस आप काट के दिखा दें। हो ये लें। थैंक यू सो मच। ये देखिए जनाब नाज़रीन, मैंने बहुत अच्छी तरीके से काट जी। दिया। अच्छा अभी एक और काम करें, ये हाँ, शाबाश करवाएं, इसमें करवाएं। लगाएं जरा, इसके ऊपर रख दूं मैं? इसके ऊपर रख दूं? इसके ऊपर अच्छा, आपके रखिए। पास ग्लव्स हैं? मेरे पास ग्लव्स होते हैं, आज नहीं, मैं वही देख आज रही थी नहीं कि है? आज ग्लव्स चलें, नहीं है, ठीक है, तो रखने फिर- कोई बात नहीं। फिर what I can do to maintain hygiene is I can use this टिश्यू। हाँ यू कैन, यस यू ये कैन, ले जनाब, बिल्कुल तो यू इसको कैन। ये मैं केक्स रख रहा हूँ अच्छा इसके ऊपर। ये देखिए मैंने दूध की आंच बंद कर दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम, ताकि ये इसके साथ हो जाए मिक्स अच्छे से। और ये थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है ताकि ये इसके ऊपर काम आएगी। ये देखिए क्रीम डाल चुकी हूँ मैं दूध के अंदर, और साथ में जाएगा कंडेंस मिल्क। बस ज़्यादा नहीं, साइड में भी फैसल, साइड में भी ठीक है ना जी, साइड में भी। बाकी हाँ बाकी बचे हैं, ये क्या घर ले जाऊँ? नहीं इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दीजिए, फिक्स बस कर दूँ ना? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी इसके कि घर ले अंदर आने का कोई आसरा नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं है। ओहो, ये देखें फिर अब जा रहा है इसमें कंडेंस मिल्क, ये पूरा जो टिन आता है ना कंडेंस मिल्क का, ये वो टिन इसके अंदर जा रहा है। ये देखिए जनाब, और ये देखें इतनी हल्की फुल्की सी रेसिपी है कि इसके अंदर कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं शामिल किए जाते हैं, और ये आप आसानी बना के रख दें, घर में दावत शावत हो तो भाई ज़बरदस्त रहता है। अच्छा उसके बाद ये देखिए ये इलायची का पाउडर, मेरा स्पून नहीं था। मदर ये would be so proud today ना। हाँ, इतना बिल्कुल। इतना मतलब कि काम कल ही किया, कल मैंने फैसल ने किचन थक में गए। एक शरबत वाला गिलास गिराया है और आज मैं अपने सेट पे या किचन में अल्लाह, हूँ। देखें या आप, अल्लाह, मुझसे या मेरी अल्लाह। गलती नहीं थी ना, या अल्लाह, बिल्कुल सही। स्लिप हो गया मेरे हाथ से। रोजे हर से कोई यही इंसान कहता होता है, बिल्कुल। तो जहाँ सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें, और इसको मैं यहाँ रख बिल्कुल। देता हूँ। अच्छा हाफ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा जनाब इसको हम रख रहे हैं साइड में, और ये इसके ऊपर जाएगा। ये देखें फैसल ने किस आप कदर दिखाएं। खूबसूरती से, जी बिल्कुल दिखाएं आप दिखाइए। कैसे बनाएं। फैसल ने केक काटा भी और उसके सजाया बाद भी लगा नहीं। के सजा के दिखाया भी सिर्फ है। काटना ही नहीं आता हमें, जी सजा भी लेते हैं। सजाना भी आता है उन्हें काटने के लिए। सजने के लिए कटना पड़ता है। चले अच्छा उसके बाद आप थोड़ा सा ये देखिए इसको इक्वल कर दिया है मैंने, बस है। ऊपर नीचे लगा दिए आपने। ओहो जितनी चले। जगह होगी उतनी लगाऊंगा ना मैं, चले। और टिश्यू से तो ऐसे ही लगेगा। हाँ सही बात है बिल्कुल। अच्छा चले। ये इसमें ये- क्या आपने नट्स डाल दिए? नहीं नट्स अभी नहीं, नट्स ऊपर से जाएंगे इसके अंदर। ओके, ओके। अच्छा ये देखिए ये ऐसे जाएगा, मैं समझ रही हूँ कि इसको हम ऊपर से वैसे ही डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाएगा। और अगर ये ज़्यादा भी लगा तो हम इसको डाल देंगे। I'll just hold the spoon if you want to spread the things, right? ये इसमें ऐसे चला जाएगा। ये देखिए ऊपर से जा रहा है? जी 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 ये देखिए ये ओके। अच्छा अब ये सोक कर लेगा केक जो है ना, जी, जी, ये जी, जी, इसमें जज्ब होता चला जाएगा। ये वही वाली बात है कि मैं चाय के साथ पापे इसलिए नहीं खाता क्योंकि सारा जो चाय वो तो पापा पी वो लेता है, बिल्कुल। तो फिर मैं क्या पीऊंगा? ये ले। ये देखिए ये सब इसके अंदर जा रहा है और ये इसमें शामिल होता चला जा रहा है। ये एब्जॉर्ब कर लेगा केक आपका बिल्कुल, और फिर जब ये ठंडा ठंडा आप उसको सर्व करेंगे ना तो क्या ही ज़बरदस्त लगेगा। ट्रस्ट में ये बहुत मज़े का बनता है। अब वो चम्मच जो है भरोसा ये है देखिए फैसल आपने इसके अंदर डाल दिया भरोसा चम्मच, इसीलिए ना बस कल से आपको नहीं बुलाऊंगी नहीं मैं। तो आप ये देखिए इसमें कभी ना कभी तो आना था ना, ये आ गया अब। हाँ ये भी ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं प्रेस करूँगी नीचे की तरफ। ये देखिए ऐसे ये अब ये सोक आपके सामने देखें ये सोक करना शुरू कर चुके जी हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन ये जो बचा है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि जब तक हम इसको सर्व ओवरफ्लो तो नहीं हो करेंगे जाएगा ये? नहीं जब तक हम सर्व करेंगे ना वो सारा ही तब तक जज्ब वो हो पूरा चुका जज्ब हो होगा चुका जी। अच्छा अच्छा। इसलिए अगर आप समझ रहे हैं कि ये ऊपर तक आ गया, थोड़ी देर में सारा केक जो है ना ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, तो स्पंज अच्छा खासा मजेदार सा बन जाएगा। ये देखिए और ये है रसमलाई मिल्क केक, रसमलाई मिल्क केक। क्या आप भी बना सकते हैं, अब आपने सीख लिया। रसमलाई कहाँ है? बनेगा ना थोड़ी देर में, ये अच्छा, सॉफ्ट हो जाता है इतना कि रसमलाई के जैसा हो जाता ओके, है। ओके, ओके। रेसिपी चार्ट आ चुका है, रेसिपी चार्ट दिखाएं भाई, दिखाया जाए, दिखाएं दिखाया भाई। जाए भाई, रेसिपी चार्ट दिखाइए। रसमलाई मिल्क केक के लिए आपको चाहिए 2 केक, मिल्क क्रीम, दूध, इसके बाद कंडेंस मिल्क जिसको गाढ़ा दूध कहते हैं, इलायची का पाउडर कर लीजिएगा,
बादाम का भी पाउडर कर लीजिएगा और पिस्ते का भी पाउडर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई तो उसके बाद ये इसकी कंडीशन आएगी सामने दिखाएगी जी। और उसके बाद जो है ना वो सारी क्रीम इसके ऊपर जो हमने बचाई है, मैंने आपको बताया था इसमें 2 से 3 पैकेट इस्तेमाल होंगे, तो 2 पैकेट ऑलमोस्ट उसमें डाल दिए थे और 1 पैकेट जो है वो हमने इसके ऊपर ये देखिए मैं हाथ धो लूं पहले, फिर टिश्यू का इस्तेमाल कर दूंगी। ठीक है जनाब, ये देख सकते हैं आपके ये फाइनल प्रोडक्ट तकरीबन बन चुका है जी, बिल्कुल जूम कीजिए, ये लीजिए। अब ये थैंक यू, अब ये हो चुका है। अब इसके ऊपर जाएंगे नट्स और यार ये तो मुझे करने दें आप। हाँ आप सच, हाँ इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुझे करने बिल्कुल आप इधर आ जाएं क्योंकि मैं आप डोनट्स जो है ना वो तलने लगी हूँ। और नाज़रीन जो है वो ये देखेंगे किस तरीके से किस कदर फैसल सलीम के मंदी से काम कर रहे हैं। ये देखें आप, सॉल्ट बे वाली जो चीज है ये देखें आप, ये ओ फैसल अंदर ही जाना चाहिए, फैसल अंदर ही जाना चाहिए, आप बेफिक्र हो जाएं। ये देखें आप, ये बाहर निकला, कुछ नहीं निकला ना, ये देखें आप जो स्टाइल से की जाए ना। ये देखें आप नाज़रीन, सॉल्ट बे की याद में सॉल्ट नहीं डाल रहे, वो रहे जिंदा है, वो उनकी याद में का मतलब उनसे इंस्पायर हुए, पब्लिक ना समझे कि उनकी याद में मतलब वो गुजर गए। ये पूरा डालना है, थोड़ा सा छोड़ दें। नहीं अभी करेंगे ना, आप इसको थोड़ा सा एंड पे डालें और फिर उसके बाद बस अब दरमियान में आपने ये डाल दिया ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाले जो पिस्ते शुगर है ना ये साइड में लगा दें जी। क्या ज्योमेट्रिकल डिजाइन बन रहा है नाज़रीन, वो देखें ना, वाइट ग्रीन और ब्राउन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है ना। ये देखें आप, ये मैं पूरा जो है ना इसको पूरा बॉर्डर कर दूंगा। बॉर्डर ही तो बनाना है, मैं कर दूंगा, बहुत बचा है, आप बेफिक्र हो जाएं। बॉर्डर ही बनाना है इसका। अच्छा अब साथ मैं डाल रही हूँ डालडा का ऑयल कढ़ाई में, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए ये जा रहा है ऑयल। आपके घर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है? बाय द वे डालडा ही होता है, हर घर में डालडा ही होता है, ऑलिव ऑयल ज्यादा। वैसे तो इनका स्लोगन ये है कि तमाम माओं का इंतखाब, मुझे लगता है माँ ही नहीं, सिर्फ जो सारे शेफ्स, वो तमाम लोग जो शगफ रखते हैं पकाने से, वो सब के सब डालडा ही का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा पूरा पैकेट हम इसमें क्या कहते हैं डोनट्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी चिकन स्पाइसी जो डोनट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारे यहाँ तो, मेरे घर में तो रोज़ाना इफ्तार में सबरूसों का कोई ना कोई आइटम ज़रूर होता है, खाने में भी मज़ेदार, झटपट पक भी जाता है। अरे बीच में नहीं, दरमियान में नहीं खिलाया। आप देखें तो ये देखें, मैं आप पता चला मैं किस लिए आया, कल से नहीं चाहिए इधर किचन में। नहीं देखे, आपको बुरा लग रहा है जी, उसकी सजावट वाली थी ना, दूसरी वाली पार्टीशन वाली नहीं थी इसमें। तो अब देखें यहाँ पे आप कुछ और डाल सकते हैं। नहीं अभी कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, बस ये हो गया डन। लेकिन नाज़रीन देखें, ये मैंने बनाया अच्छा है बिल्कुल, और ये रेसिपी जो है ये रेसिपी जो है आप देख सकते हैं, ये रेसिपी मैंने दी है। और अब मैं बाइक जो है ना उसकी मैं दौड़ में आ गया हूँ शामिल। बिल्कुल, अब ये वीडियो भी बन गई, अब तो ये वीडियो भी बन गई और ये वीडियो हम सेंड भी कर देंगे। तो अब बाइक कम से कम एलईडी जो है ना, कम से कम एलईडी जो है वो तो हो सकती है। ये अलग बात कि मुझे चलानी नहीं आती। क्या चीज? बाइक नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती। आपको आती है? सीरियसली नहीं चलानी आती। आपको आती है? मुझे लड़कियां कहाँ बाइक चलाती हैं? ये क्या बात कर दी आपने? कम लड़कियां बाइक चलाती हैं, मुझे नहीं आती। नहीं मैं यही लाना चाह रहा था, जेंडर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। अब लड़का ना चला सके, लड़की ना चला सके। अच्छा वैसे वाकई कोई लड़की अगर जीतती है बाइक तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। हाँ भाई, हमारे शहर में माशाल्लाह से अब बहुत सारी खातून जो हैं वो बाइक चला रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हौसला अफजा बात है। सैल्यूट उन तमाम तर बच्चियों को, उन तमाम तर खातून को जो तालीम से लेके रिस्क हुसूल तक खुद आगे बढ़ रही हैं और खुद निकल रही हैं। सो प्लीज रेसिपी दें और अगर आप जीत गए तो कोई मज्जू भाई को देने की जरूरत नहीं, भाई आप ही चलाएंगी और आप ही रखेंगे। या वो होता है ना, जीत गई मैं अपने भाई को दूंगी, मैं अपने खावंद को दूंगी, मैं अपने पापा को दूंगी। तो पापा की परियां खुद चलाएं भाई, कोई खुद चलाएं आप ये भाई। अब ये देखें हम दूसरी अपनी डिश का आगाज कर रहे हैं जो कि ये वो है स्पाइसी चिकन डोनट सबरूसो के। अब ये देखें कितने खूबसूरत हैं, शक्ल से कितने प्यारे प्यारे हैं और ये फ्रीज्ड हैं, इसलिए हम, और ये तैयार शुदा होते हैं, आपने बस इसमें पकाना है और ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, हाँ ये बड़ा डोनट का शेप है ना पूरा, मुझे इन पे प्यार आ रहा है। कच्चे इतने प्यारे हैं, ये कच्चे इतने प्यारे बन के कितने प्यारे होंगे। बिल्कुल, और ये इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान होगा। अपने आपके सेगमेंट का नाम क्या है सोनिया? बोल के जाके आप अपने इसका ना इम्तिहान रमजान कर दें। इम्तिहान रमजान, क्योंकि आप ये बना के तो छोड़ देंगी, उसके बाद 1 घंटा रह जाएगा। अब बंदा तो प्रोग्राम कर ले या फिर इसका इंतजार कर ले। बिल्कुल, लोग इसका इंतजार करते हैं ना, जब इफ्तार होती है तो फिर आप देखा करें यहाँ कुछ नहीं होता। अच्छा, आग आपने कितनी बहुत लो फ्लेम रखी है आपने? लो फ्लेम, मुझे लगता है वो फुदकना शुरू ना हो जाए ना, आप भी खड़े हुए स्प्रिंकल्स आ जाते हैं। अरे कोई मसला नहीं है। श्योर? हाँ चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जितना करना करें, कोई मसला नहीं है। ये
ये भी ठीक है, पूरा कर दे अब आप। हाँ, मुझे आगे करके खुद भाग गए मैदान से। आप ये मुझे भी दे, ठीक मैं है। कर देता हूँ यार, ये मुझे देखिए। सीखना चाहिए ये वैसे। नहीं, वैसे आना चाहिए मर्दों को किचन जी, में। जी, और बिल्कुल आना आज फैसल को मेरा किचन में लाने का मकसद यही था कि तमाम मर्दों को इनकरेज करना कि भाई आप भी अपनी बेगम और बहनों और अम्माओं के साथ किचन में मिलके ये आप थोड़ी सी जब हेल्प कर ऑयल में सकते डाल हैं। रहे हो सोनिया, जी। तो आप कितना डिस्टेंस रखते हैं ऑयल में और अपने हाथ में कि वो? बस इतना ज्यादा नहीं, अब जैसे मुझे तो आदत है तो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो मुझे डर भी के नहीं मारे आता। यहाँ ऊपर से छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, फिर तो वो डर, नहीं करना है। फिर डर और वो दोनों हमेशा के लिए खत्म। जी अगर बिल्कुल। इतना ऊपर से डालेंगे तो ये बस हम सारे ही एक साथ डाल रहे हैं। मैंने ज्यादा ऑयल इसीलिए डाला कि हमारा जो सेगमेंट है आपको पता है वो बड़े थोड़ी सी देर का होता है। नहीं, लेकिन जितनी क्विकली आप बना रहे हो वो तो आप 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। जी जी, तो मैं भी चाह रही हूँ जैसे अच्छा, आधा घंटा आपको लगता है ये बनाने में? तकरीबन 20 मिनट ये फ्राई करने में टोटल? हाँ 20-22 मिनट्स का सेगमेंट है ना हमारा। और ये खत्म कितनी देर में हो जाता है? 2 मिनट में। नाजरीन, कहने का मकसद ये था कि सोनिया जो बना रही हैं और जिन ब्रांड्स में बना रही हैं, जिस कुकिंग वाले में बना रही हैं और जो प्रोडक्ट बना रही है वो इतने मजे का बनता है कि 2 मिनट भी नहीं लगते। बिल्कुल 2 मिनट। जैसे आप हम कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो हम तो ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? ये बस ये इफ्तार के बाद ही जाते होंगे। हाँ ऑब्वियसली इफ्तार के बाद ही जाते हैं। इफ्तार के बाद ही, लेकिन वो बुकिंग हो जाती है सब चीज़ों की, क्योंकि भाई सॉब्रूसो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है ही ऐसे गजब के हैं कि लोगों से रेजिस्ट नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊं मेरे घर में आज तो मेरा सबसे अहम काम है क्या चीज़? ये सफाई करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल, मैं मुसलसल सफाई में लगा बिल्कुल हूं। सफाई में लगे मैं फैसल। ये देखिए आप, इतनी सफाई शर्ट बनते वक्त नहीं होगी जितनी मैंने कर दी है यहाँ पे। अभी फैसल से झाड़ू भी लगवाऊंगी। यार आप बोले मैं झाड़ू लगा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। झाड़ू फेर दूंगा मैं झाड़ू फेर दूंगा। झाड़ू फेर देंगे आज इस पे भी उस पे भी, दोनों पे झाड़ू फिर जाएगी। झाड़ू फिर जाएगी। नहीं हूँ मैं, जा नहीं रहा हूँ, ये बता दूं बिल्कुल। मैं। जाने नहीं चाहिए कहीं। नहीं भाई, इसमें से ना बुक कर लेंगे हम, ये काफी सारी है क्वांटिटी, चले तो बस हम बुक करके आपके लिए भी पहुंचा देंगे। आप कहीं तो घर पे भी पहुंचा देंगे आपके घर आते आते कहाँ बचेंगे ये। हाँ ये भी। अब देखिए मैंने क्या है, थोड़ा सा तेल तेज सर्विंग होती है ना, हाँ जो गर्मा गर्म आती है। ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हैं टीम के हमारे पास टाइम कितना है? ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये तैयार हो जाएं सारे उसी दरमियान। कितना टाइम है हमारे पास? 3-4 मिनट है। आई होप 3-4 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। 3-4 मिनट में पूरा कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। क्योंकि ये फ्रीज थे ना, तो और इनको निकाल के बाहर रखना भी नहीं होता, वरना ये पसीज जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको जैसे ही आप फ्रीजर से बाहर निकालते हैं 2 से 3 मिनट के बाद आपको इनको फ्राई कर लेना है। फिर केचप, चिली गार्लिक सॉस, बारबेक्यू सॉस, जो भी आपके पास सॉस जो भी आपको बेहतर लगे उसके साथ सर्व करें। अब आप देख सकते हैं इनकी शक्ल, ये पकना शुरू हो गए हैं। शक्ल दिखाएं भाई, शक्ल ये देखें भाई, फोकस करें ना, ये देखें इतने अच्छे से पक रहे हैं। हमारी नहीं, इनकी दिखाएं। हाँ ये शक्ल दिखाएं, हमारी शक्ल दिखाएं यार। हमारी शक्ल तो देख रहे पिछले 1.5 घंटे से। अच्छा तो जनाब, अच्छा फैसल, आपके घर में जो इफ्तारी बनती है, आप तो खैर यहीं होते हैं इफ्तार टाइम पर, अदरवाइज जब आप पहुंच जाता हूं। अच्छा पहुंच जाते नहीं, इफ्तार टाइम पर पहुंचते ना पहले टाइम पे। हाँ। तो जब आप छोटे थे तब आप किचन में घुस के अम्मी के साथ आपने कभी हेल्प करवाई है इफ्तार बनने में? जैसे लड़के करवा, घुसता जरूर था। छोटे में बंदा क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प कर सकता है ज्यादा ज्यादा, 3 पकौड़े का 2 पकौड़ा कर दे, ये हेल्प हो सकती है। अच्छा, रोजा खुशाई कितनी उम्र में हुई थी आपकी? रोजा खुशाई मेरी हो गई थी 8-9 साल की उम्र में। 8-9 साल की उम्र में। तो कौन सा चिड़ी रोजा रखा था? नहीं, पूरा वॉशरूम में छुपके पानी तो नहीं पिया था? ये बताइए, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पीता है सोनिया, मैंने किचन में छुपके पी लिया था। ये देखिए आप, somehow I knew it कि आपने कोई ना कोई ब्लंडर मारा होगा। अब ये तो माफ करने वाला तो अल्लाह की जात है। ये तो अल्लाह में बस एक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पानी वानी वो तो आंटी बताएंगी, वो तो किसी वक्त बुलाएंगे उनको प्रोग्राम में, शरबत गुलवार पूछेंगे उनसे। शरबत गुलवार रखा था, वो पिया था मैंने एक नहीं पिया था भाई, नहीं पिया था, ये भी नहीं पिया था मैंने। प्लीज यार, ऐसा आप राज जो है वो बाहर ना निकलवाएं, वरना तो नहीं। अमूमन बच्चे करते हैं ना कि जो किचन में बच्चे आ जाते हैं, नहीं वो मेरे भांजे और भांजी रखते हैं ना रोजा, वो रखते हैं, तो वो बेचारे उनकी हालत जो है ना दोपहर 2 बजे ऐसी हो रही होती, कब खुलेगा? स्कूल भी तो जाते हैं ना बच्चे। हाँ, तो उनको हर आधे घंटे बाद का अल्टीमेटम दे रहे होते कि इस वक्त खुलेगा, इस वक्त खुलेगा, आधा घंटा। सारे बच्चों के बड़ों के भी ये हालात होते हैं। अपना बताएं भाई, हमारा माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद रोजा है, सेहतमंद रोजा है। हमारा भी बड़ा सेहतमंद रोजा है और माशाल्लाह से। लेकिन आप रहने नहीं देंगी मेरे ख्याल से। क्यों? इसकी खुशबू की वजह से। वो ये देखिए अभी पकने पे भी आ गए। 5D टेक्नोलॉजी होती ना, तो आप खुशबू सूंघ के जो है बिल्कुल इस वक्त कहते कि कब होगी अजान। जबरदस्त खुशबू है और ये अपना क्रिस्पी होने शुरू हो गए।
वैसे अगर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे हम इन्हें निकाल लेंगे, बिलफर्ज अगर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है तो हम इसे बाद में निकाल देंगे, बट आपको जब आप इसको डालेंगे फ्राई कर रहे होंगे आपने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अच्छा, ये आपने कॉम्बिनेशन दोस्त अच्छा रखा है जी, एक तो स्पाइसी है अगर एग्जैक्टली अगर आपको मिर्च लगे तो आप फौरन से ये केक खा लें, फौरन से आप ये रसमलाई केक खा सकते हैं। और आप लोगों ने ज़रूर बनाना है रसमलाई केक, और जो भी रेसिपीज़ मैं यहाँ बना रही हूँ अगर आप हमें अपना फीडबैक भी साथ साथ दें तो बहुत ही अच्छा होगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, या आप चाहते हैं कि कोई आपकी अपनी रेसिपी है और मैं यहाँ पर उसे शेयर करूँ बनाऊँ, तो आप हमें लिख के भेजिए। हमारा बोल का जो फेसबुक का पेज है ना उसी के ऊपर आपने रेसिपीज़ और अपने फीडबैक शेयर करने हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है और ये जो बोल के जायके वाला सेगमेंट भी इंक्लूडिंग ये हमारे यूट्यूब, जो बोल का यूट्यूब फेसबुक पेज है ना उस पर अपलोड होता है, फिर लोग वहाँ से इसको देख लेते हैं। अपनी रेसिपीज़ बनाएं और रेसिपीज़ बना के भेजें ताकि आप हकदार करार पाएँ एक अदद बाइक या फिर, और अगर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं आप, दूसरे नंबर पे आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपका खाना कम मजे का होगा, इट्स अबाउट लक, तो आपको मिलेगी गुलबहार शरबत गुलबहार। आपको पता है गुलबहार जो शरबत है ना ये टोटली ऑर्गेनिक है, ये फलों फूलों और फ्रूट्स और उनके अरकियात से निकाला हुआ है जी, और इसमें रिफाइंड शुगर है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं और मैं 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे लगता है ये बिल्कुल पकने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं, जरा कैमरा दिखाएं इनको ये कैसे हो गए, ये देखिए, ये देखें भाई, ये बड़े मजे के से गोल्डन हो रहे हैं। अब ये निकालने का वक्त आ गया है क्योंकि ये चिकन के बने हुए हैं और फ्रीज से, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं, अदरवाइज ये इतना टाइम नहीं लेते हैं। टाइम ले लेकिन कच्चा ना बने। नहीं कच्चा नहीं होगा, जो लोग आपके आसरे पे यहाँ पे स्टार पे बैठे हैं नहीं मैं इसीलिए टाइम ले रही हूँ, मैं चाहती थी मैं निकाल लेती, मैंने कहा 1 मिनट और ले लेते हैं ताकि बस ये कच्चा ना रहे और सब लोग खा लें। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बने हुए हैं सब लोग खाएं, बताएं। ये तो फाइनलाइज हो गया, ये तो फाइनल हो गया है। आपने देखा विदिन 2 to 3 मिनट्स हमने बना लिया, मैंने बना लिया, हाँ फैसल ने बना लिया, मैंने बना लिया, और मैं बाइक की दौड़ में शामिल हो गया, हालांकि मुझे चलानी नहीं आती। हाँ, और ये बाइक जो है ये फैसल के पास अब जाएगी, या कम से कम LED तो जा ही सकता है, कुछ नहीं तो शरबत गुलबहार की एक बोतल तो पकड़ा ही सकते हैं हाँ, ये हाँ, लेकिन रमजान के बाद देंगी तो फिर मैं क्या ही कर लूंगा इसका यार। नहीं हाँ, अभी हम आपको दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी तरफ से एक गुलबहार बोतल आपकी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा तोहफा दे दिया। अच्छा जी, सोनिया ने जो है अब स्पाइसी चिकन डोनट्स जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं, ये देखिए पूरी तरफ से ऑयल जो है वो निकाल देंगे। नाज़रीन कितनी जबरदस्त है, मैंने चूल्हा से बंद कर दिया कि जल ना जाए। गरम गरम, प्लीज आप अपने हाथ का ख्याल रखें, अभी 15-16 रोजे और हैं और 15-16 रेसिपीज और बनानी है आपको। जी ये नहीं हो गए, अब निकल आए, ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये आराम से हो गए हैं। अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो गया है, टिश्यू यूज करते हैं ना बॉस, टिश्यू, हाँ अगर स्टेप कोई मिस हो गया है तो आप हमारा प्रोग्राम सुबह देख सकते हैं, सुबह आता है 9 बजे। बाय द वे आप ये भी यूज कर सकती हैं टू डिस्पर्स, ये थैंक यू। बस आप नहीं होते फैसल तो क्या आप होता मेरे आने के बाद से जो है चीजें कैसी हो गई हैं, ये कौन चम्मच उठा के देता मुझे। ये देखिए, ये जनाब, ये देखिए भाई, ये हो गया स्पाइसी चिकन डोनट्स तब्रूसो के, और ये हो गया रसमलाई मिल्क केक हमारा तैयार। और जनाब अब हमारा सेगमेंट भी हो गया है ख़त्म। और फिर से मैं जाते जाते एक बार अनाउंस कर रही हूँ कि अपनी वीडियो रेसिपी बना के बोल के फेसबुक पेज पे अपलोड कीजिए या हमें इनबॉक्स कीजिए। अगर आप जीत गए तो ये बाइक आपके घर पे, वरना तो ये LED आपके पास जाएगा ही जाएगा। अब वक्त हो गया है फैसल ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और बहुत सारी अहम स्टोरीज भी होंगी आपके साथ शेयर करनी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब गूगल ने यहाँ अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल पर गूगल वॉलेट की ऐप डाउनलोड करके अब कभी भी कहीं भी बाआसानी अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पेमेंट कर सकेंगे, और इस ऐप को 100 से ज़ायद ममालिक में डिजिटल अदायगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल वॉलेट को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो जनाब, गूगल वॉलेट की मदद से आप इन तमाम बैंक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब, UBL, मीज़ान बैंक, HBL, फैसल बैंक, बैंक अल फलाह, जैज़ कैश, और आप अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सामान की पेमेंट जो है वो आप आसानी अपने मोबाइल के थ्रू कर सकेंगे। सवाल नंबर 2 पैदा ये होता है कि गूगल वॉलेट को और कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके शॉपिंग मार्ट्स में, ग्रोसरी स्मार्ट पे, मेडिकल स्टोर्स, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि जहाँ जहाँ आप कैश देते थे वहाँ सार्फिन आप पेमेंट कर सकेंगे ईजिली ऑनलाइन। आप गूगल वॉलेट
वॉलेट की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। गूगल वॉलेट के बाद अब हर ऑनलाइन रिटेलर को कार्ड की डिटेल्स भी नहीं देना पड़ेंगी आपको। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। गूगल वॉलेट में आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के अलावा अपने एयरलाइन के बोर्डिंग पासेस, टिकट्स और लॉयल्टी कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। क्या कमाल की चीज़ आ गई भाई। इब्तिदा में पाकिस्तान में तो ये सहूलियात बड़ी लिमिटेड होंगी, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मजीद बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, रिटेलर्स के ऐड होने की उम्मीद भी है। अब सवाल नंबर 3, क्या आईफोन सार्फिन गूगल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं? आईफोन यूजर्स इस वक्त गूगल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाय, मैं भी नहीं कर सकती। वैसे तो आईफोन की अपनी वॉलेट एक ऐप है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में चलती नहीं है। सवाल नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2028 का टारगेट 2028 तक तकरीबन 75% पाकिस्तान की जो अडल्ट आबादी के अपने बैंक अकाउंट्स होंगे, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है हमारे लिए कि लोकल और इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाया जाए, ताकि लोग कैश की बजाय अपने कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट को तरजीह दें। क्या गूगल वॉलेट के इस्तेमाल से लोगों को अपने रोज़मर्रा की ख़रीदारी में आसानी हो सकेगी या नहीं, इसी पर बात करेंगे हम। हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है, लेकिन वो मुझसे नहीं बात करेंगी, वो बात करेंगी फैसल से। तो फैसल, ज़रा बताइए, ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया, वेल एक्सप्लेन्ड। हमारे साथ इसी मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट कमल चीमा साहबा। कमल साहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है पेमेंट्स के हिसाब से गूगल वॉलेट, कमल? जी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स आएंगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप के पास अपना फ़ोन है तो आपको किसी तरह का कोई वॉलेट, उसके अंदर कोई कार्ड, कोई कैश कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन ही से जहाँ भी गूगल पे सपोर्टेड होगा वहाँ पे आप अपने फ़ोन से विद अ टैप आप उन वेंडर्स पे आराम से पे कर सकेंगे, मर्चेंट्स पे, अपने फ़ोन को टैप करके। और यकीनन ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बट विद दैट कम्स द सिक्योरिटी एज वेल ना। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई जिसपे आईटी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा गया। तो इस मनूवर में आईटी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा उसका ख्याल रखा गया? देखिए, गूगल वॉलेट हाईली सिक्योर है, इसलिए क्योंकि एक तो उसके अंदर जब आप पे करते हैं गूगल वॉलेट के थ्रू, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो मर्चेंट के साथ शेयर बिल्कुल नहीं होती। वो सिर्फ गूगल पे, जो हाली एक सिक्योर बड़ी कंपनी है और उन्होंने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हुए हैं, तो वहीं पे सेव रहता है। और दूसरा ये कि जब आप पे करने लगते हैं, अगर फिजिकली आपके पास किसी के पास आपका फ़ोन आ भी जाए, तब भी आप उसमें डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है कि जब आप पे करने लगते हैं उस वक्त वो कोई ना कोई बायोमेट्रिक है, जो भी आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी फीचर है, वो उस वक्त आपसे फ़ोन या तो अनलॉक करवाएगा, या फिर आपकी कोई फेस आईडी या आपका कोई जो हैंड का कहीं पे थंब प्रिंट होता है कुछ फ़ोन्स में, तो वो आपके लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप इनेबल कर सकते हैं उसके अंदर। कमल, मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और मेरे अलावा ये उन तमाम आईफोन यूज़र्स का सवाल होगा कि आईफोन में हम ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन गूगल की जो बाकी की सर्विसेज हैं, गूगल मैप हो गया या गूगल सर्च इंजन है, वो तो हम यूज़ करते हैं। तो अभी गूगल वॉलेट को हम आईफोन यूज़र्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, और क्या फ्यूचर में अनकरीब ऐसा पॉसिबल होगा कि हम आईफोन यूज़र्स जो हैं उसे इस्तेमाल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास भी क्योंकि आईफोन है, आईफोन में एप्पल वॉलेट होता है, और एप्पल वॉलेट अभी पाकिस्तान में नहीं आया, मगर एप्पल वॉलेट पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अवेलेबल है। गूगल वॉलेट और एप्पल वॉलेट एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, जिसकी वजह से आईफोन के अंदर गूगल वॉलेट की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि एप्पल वॉलेट इज अ कंपेटिटर ऑफ गूगल वॉलेट। कमल, गूगल वॉलेट फ्रीलांसर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, बिल्कुल फ्रीलांसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फ्रीलांसर्स की जितनी पाकिस्तान से पेमेंट्स होती थी वो थोड़ी सी मुश्किल होती थी, क्योंकि उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड देना पड़ता था, कोई गेट पे लगानी पड़ती थी। अब अगर वो गूगल वॉलेट जो है वो उसके थ्रू पेमेंट कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जो एक एक्स्ट्रा लेयर था ऑफ जो एक फ्रिक्शन क्रिएट करता था, वो ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल की भी नहीं क्या, जो जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि गूगल पे सपोर्ट करती हैं, वहाँ पे गूगल वॉलेट के थ्रू बहुत आसानी से पेमेंट हो सकेगी। और सिंस इट्स अनाउंस्ड, कितना टाइम लगेगा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आने में, बल्कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह जगह फैलने में, फ्रॉम द पेयर टू द पेई?
देखिए, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। पहले ही 7 बैंक्स, जो स्टेट बैंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बिल्कुल पूरा सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा 7 बैंक्स हैं इस वक्त जिनके क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स यूज़ हो सकते हैं टू ऐड फंड्स टू गूगल वॉलेट, जिसमें मीज़ान बैंक है, HBL है, जैज़ कैश है, कुछ और बैंक्स हैं जो कि भी मुझे याद नहीं है। तो मगर ये 7 बैंक्स हैं जिनसे जो सपोर्ट करते हैं। फिर बहुत सारे मर्चेंट्स भी हैं और बहुत सारे और आने वाले हैं। 3-4 बैंक्स हैं जो कि बिल्कुल प्रोसेस में हैं, और फिर बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं, मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि सना सफिनाज और कुछ और ऐसे मर्चेंट्स होंगे जहाँ पे वो पे कर सकेंगे पे फास्ट के थ्रू। पे फास्ट पाकिस्तान में एक ऑलरेडी एक वॉलेट जी सर्विस है, बिल्कुल। उसके साथ इंटीग्रेटेड तो होगा। कमल, आपने अभी नाम लिया बड़े ब्रांड्स का, तो क्या ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स की हद तक ही महदूद होगी सर्विस, या कोई छोटे दुकानदार जो होते हैं ना, वो लोग वो भी तो रखते होते हैं अपने पास कार्ड वाली मशीन, आपको पता है, तो वो वाले दुकानदार इससे फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकेंगे। जो NFC, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स हैं, अगर वो उन बैंक से वो पॉस मशीन्स ले रहे हैं जिनमें वो पेमेंट्स इनेबल्ड हैं, तो वो फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑलराइट कमल चीमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, माह रमज़ान में कराची में गर्मी बहुत है, लोगों का तो बुरा हाल है ही। बिल्कुल। अब हुआ ये है कि जो चिड़ियाघर है, कराची चिड़ियाघर की जो रीच है रानो, उसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब ये तबीयत ख़राब हुई है, मौसम का असर है या मामला कुछ और है? इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता 2 दिहाई से ज़ायद अरसा है जब चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने नए जानवरों की ख़रीदारी नहीं की है, और ये जो रीछ है इसकी तबीयत ख़राब हुई। 25 बरस वैसे इसकी उम्र होती है, 22 साल की ये ऑलरेडी ये रीछ हो चुका है। अच्छा, और ये एक साइबेरियन रीच है बेसिकली, और इसीलिए बेचारे को ज़्यादा यहाँ पे गर्मी मालूम हो रही होगी। जानवरों की जो तंजीम है, उन्होंने ख़त भी लिखा था आसफ़ा भुट्टो साहिबा को कि इसके ऊपर कोई मामला जो है वो आप कुछ इम्प्लीमेंट करें, कुछ कोई चीज़ प्लान करें, लेकिन अब तक वो हो नहीं सका है अनफॉर्चुनेटली। तो क्या डायरेक्टर वजह पॉज, बनी हाँ, होगी? डायरेक्टर पॉज जो हैं माहिरा उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। यू बिन वर्किंग जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अरसे से, क्या मामला है ये चिड़ियाघर में जो जानवर हैं, रानो रीछ की सेहत के हवाले से आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स है अब तक? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक बार फिर ज़ू में जो कैद जानवर हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। रानो की अगर हम बात करें तो रानो एक हिमालयन ब्राउन बेयर हैं जो कि कराची चिड़ियाघर में 2017 से कैद हैं। जब उनको लाया गया था ज़ू में तो एक ब्लैक बेयर भी था, लेकिन 2020 में उसकी वो फौत हो गया और ना तो उस पर कोई इंक्वायरी हुई। उसी साल कोई 30 से 40 कराची के शहरी थे जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया रानो के हालात के बारे में, और उनके यही प्रेयर्स थे कि इसको एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक सेंचुरी में मुंतकिल किया जाए। खैर, वो तो नहीं हुआ। अब 2025 चल रहा है। उस केस के बाद उन लोगों ने वो जो एक विक्टोरियन एरा सीमेंट पिट था जिसमें ये दोनों भालुओं को रखा गया था, उन्होंने बस कोई दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे रानो कितने सालों से, 5 साल से वो अकेली है। अच्छा, वैसे और वो उसके नस्ल के लिए, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन ये जो फोरपॉज की जानिब से खातून ने अव्वल आसफ़ा भुट्टो को लिखे जाने वाले ख़त जो हैं वो सामने आने के बाद अब रीछ की सेहत का मामला जो है वो हाई अलर्ट तो हुआ है, लेकिन अब तक प्रैक्टिकली कोई इकदाम होता दिखाई दे नहीं रहा है। इसके क्या रीज़न है? मामला क्यों डिले हो रहा है? कुछ महीने पहले जब हमने फर्स्ट लेडी मैडम आसिफा भुट्टो से दोबारा रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त करी कि रानो को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो फिर उसके बाद हमें सुनने में आया कि KMC ने एक कमेटी बनाई जिसमें पहले 3 अफराद थे, उसके बाद 4। उन कमेटी वालों ने रानो को विज़िट किया और उन्होंने जो मीटिंग मिनट्स शाया किए, उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि ये इसके लिए मुनासिब जगह नहीं है और इसको जो बालकसार में भालुओं की मखसूस नेशनल बेयर सेंचुरी है, इसको वहाँ भेजना चाहिए। उसके बाद उस कमेटी को दोबारा मिलना था, वो मिले नहीं। सुनने में हमें ये आया है कि किसी की ये दरख्वास्त है कि इसका जो है वो DNA टेस्ट हो ताकि ये डिटर्मिन हो कि आया ये सीरियन ब्राउन बेयर सब स्पीशीज़ है या हिमालयन ब्राउन बेयर।
हमें तो ये समझ में नहीं आता कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इंडियन ब्राउन बेयर है कि हिमालयन ब्राउन बेयर है? असल तो ये एक बीमार बेयर है। हर बार की कहानी है यहाँ पे। अब जानवर बीमार होता है, मसला हल करने में इतना हम वक्त लगा देते हैं कि उस बेचारे की जान चली जाती है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस डिले, और क्यों इस पे हम बर वक्त इकदाम नहीं उठाए जाते? हाथियों का मामला हमारे सामने ही है, ताज़ा है अभी। रानों की शिफ्टिंग में जो डिले आ रहा है उसका जिम्मेदार तो KMC है। अब मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछा जाए कि वो क्यों इतना डिले कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हमने उनसे दरख्वास्त करी थी कि इसको प्लीज़ यहाँ से निकाल दें और इसको वहाँ सेंचुरी भेज दें। उसके हालात फौरी तौर पे इतने बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो हम तो ये कहते हैं कि अगर इसको कराची में ही एक पिंजरे में रखना है तो क्यों नहीं स्कर्दू में इसको रखा जाए। वहाँ ये सर्दियों में जहाँ का नेटिव है हाइबरनेट भी कर सकेगी। तो ये तो हमारे मुल्क में अशद ज़रूरत है कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट जूज में। ठीक है माहिरा, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर तो हिमालय तो उसको ले जाएं वहीं पे देवसाय स्कर्दू में, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रह सकती है। अब प्रोग्राम जो है ख़त्म होने का वक्त करीब आ गया है। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।